चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम फॉर अवर न्यू वीडियो। हम लोग फिर से आज आपके सामने नई वीडियो लेकर, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, टॉपिक चल रहा हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये वीडियो है प्लस 2 कॉमर्स के लिए। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पिछले वीडियो में हम लोग हमारी मैक्सिमम जो टर्म्स है वो कर चुके थे। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है बच्चे, वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारे जो मेन टर्म्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहली टर्म हमारे बच्चे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब जो अभी हमें मिलने वाला है, जो प्राप्त होने वाला है, जो अब हम कहीं से रिसीव करने वाले हैं, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चे ट्रेड रिसीवेबल्स की। क्या बोलते हैं? अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो पैसा जो हमें कहीं से बिजनेस में कुछ बेचने से, मतलब बिजनेस ऑपरेशंस में हमें कहीं से कुछ पैसा रिसीव होने वाला है, उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब वो जो अभी हमें मिलने वाला है, जो मिला नहीं है, जो मिलने वाला है। और ट्रेड रिसीवेबल बोलता है अमाउंट रिसीवेबल फॉर दी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे द्वारा बेची गई हैं, उनसे जो हमें पैसा मिलने वाला है वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। एक बात, ट्रेड रिसीवेबल से हमारी एक प्रकार की एसेट्स होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एसेट्स कौन सी? करंट एसेट्स। ये खास बात ध्यान में, कौन सी? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो विद इन द ईयर, एक साल के अंदर जो हमें कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब विद इन द टाइम पीरियड ऑफ एन ईयर, एक साल के अंदर जो हमें कैश बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी वो। तो ये रिसीवेबल्स वही है बच्चे जो हमें विद इन द ईयर हमें रिसीव हो जाएंगे, विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें रिसीव होने वाला है, ना कि मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसके बच्चे दो पार्ट है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक बच्चे डेटर्स, दूसरा इसका बिल रिसीवेबल। पहला क्या है? डेटर कौन होता है? देखिए इसकी स्पेलिंग है DEBTORS। तो यहाँ पर बी साइलेंट होता है, ये याद रखिएगा, बी साइलेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डेटर। ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर एक पर्सन। कौन है? पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, वो पर्सन। देखिए यहाँ पर रिसीवेबल्स, वो अमाउंट जो हमें मिलने वाला है किससे? जिस पर्सन से हमें वो पैसा मिलने वाला है। पर्सन और एंटिटी, या तो वो व्यक्ति या वो ऐसा कोई बिजनेस जहाँ से हमें, ऐसी कोई एंटिटी जिससे हमें पैसा मिलने वाला है। हु ओज अमाउंट, जिसने या तो हमसे पैसा लिया था, एंटरप्राइजेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिनसे हमने पैसा लेना है, किसके बदले में? या तो हमने उनको सर्विसेज दी थी या गुड्स सेल की थी क्रेडिट पे, कैश में नहीं। कैश सेल तो हमारा पैसा आ चुका है, यहाँ बात हो रही क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो व्यक्ति जिससे हमें पैसा लेना है, किसका? हमारी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये कौन है? डेटर कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल का पहला पार्ट डेटर कौन था? वो पर्सन जिससे हमें अभी सब कुछ मिलने वाला है, जिससे हमें पैसा मिलने वाला है, वो हमारा डेटर है। और बिल रिसीवेबल, सेकंड पॉइंट क्या है? BR। आप लोग टर्म्स पढ़ रहे होंगे, उसमें टर्म्स में BR, बिल रिसीवेबल करके एक टॉपिक पॉइंट आया होगा। BR, बिल रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिलों का आदान प्रदान। सेल्समैन और कस्टमर, बेचने वाले और खरीदने वाले, दोनों के बीच में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुए, जो बिल्स आदान प्रदान हुए। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, जिसने हमसे माल खरीदा, उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया वो बिल, जो हमें ये बताएगा कि ये व्यक्ति हमें इतने समय में, जितना भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड उस बिल पर क्लियरली दिखा दिया जाता है कि इतने समय के बाद ये व्यक्ति इस कंपनी को इतना पैसा भुगतान करेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बियर क्या होता है? बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक
एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेल्समैन और कस्टमर दोनों के बीच में आदान प्रदान हुआ, तो कस्टमर द्वारा वो बिल जो एक्सेप्ट किया गया किसके बदले में, जिसका उसको भुगतान करना है। कब करना है, एक फिक्स टाइम पीरियड पर, एक फिक्स टाइम पीरियड जो कि उस बिल में हमने दिखाया है कि इतने समय के बाद कस्टमर द्वारा, डेटर कौन, वो पर्सन, वो कस्टमर जिसके द्वारा कंपनी को पैसा वापस लौटाया जाएगा या उसका भुगतान किया जाएगा, तो वो कहलाता है क्या, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल, वो पैसा जो हमने रिसीव करना है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाने वाली एक्टिविटीज़ के बदले में हमें जो पैसा मिलने वाला है वो ट्रेड रिसीवेबल। और इसको दो भागों में बांटा गया, एक डेटर और एक दूसरा बिल रिसीवेबल। डेटर कौन, वो पर्सन जिससे हमें पैसा मिलना है, और BR क्या, वो बिल जो डेटर द्वारा एक्सेप्ट किया गया उस लेन देन के बदले में कि वो इस फिक्स टाइम पीरियड पे हमें भुगतान करने वाला है। ठीक है, तो BR बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीवेबल, वो भी मिलने वाला है कब, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, फिर बच्चे ट्रेड पेबल, जैसे रिसीवेबल मतलब हमें मिलने वाला है, पेबल हमने पे करना है, जैसे हमें मिलने वाला है वैसे हमें किसी को भुगतान भी करना हो सकता है। जो पैसा हमें आएगा वो तो आएगा, वो हमारी एसेट्स है, लेकिन जो पैसा हमें किसी को देना है, जो हमें वापस लौटाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, दैट इज अवर लायबिलिटी। ये हमारी क्या बच्चे, एक प्रकार की लायबिलिटी है, क्या हमारी लायबिलिटी जो हमें वापस लौटानी है। तो ट्रेड पेबल क्या, अमाउंट पेबल फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो पैसा जो कंपनी द्वारा क्रेडिट, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बदले में कंपनी द्वारा पे किया जाना है, उसे बोलते हैं क्या, ट्रेड पेबल। इसके बाद इसको भी दो भागों में बांटा गया, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को दो भागों में बांटा, वैसे ही पेबल्स को दो भागों में बांटते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड BR, वैसे इसके अंदर डेटर्स के बदले में हमारे आता है क्रेडिटर। डेटर कौन होता है, वो पर्सन जिसने हमें पैसा लेना है, जिससे हमें पैसा लेना है। और क्रेडिटर कौन होता है, तो पर्सन और एंटिटी, व्यक्ति या वो कंपनी, वो बिजनेस जिसको हमें, टू होम एंटरप्राइज ऑफ द अमाउंट, जिसको हमें पैसा वापस लौटाना है या जिसने हमसे पैसा वापस लेना है, किसके बदले में, फॉर क्रेडिट परचेज, जो हमने उससे उधार में लेन देन किया है उसके बदले में वो हमसे, वो कंपनी, वो फर्म हमसे पैसा लेगी, तो वो पैसा जो हमें वापस लौटाना है वो ट्रेड पेबल। और जिस पर्सन को हमें लौटाना है, जिस व्यक्ति को या जिस कंपनी को हमने पैसा वापस देना है, उसको बोलते हैं क्या, क्रेडिटर। कौन, क्रेडिटर। ठीक है, जैसे हमने BR पढ़ा वैसे यहाँ पर नई टर्म आ रही है, बिल पेबल। BR भी क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, BP भी क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by the person, bill of exchange accepted by the person, the amount of which will be paid to specific time। देखिए, जब डेटर से हमारा बिल एक्सेप्ट किया गया वो हमारे लिए एसेट्स बन गई, उसके लिए वो क्या बन गया, लायबिलिटी। हमारे लिए वो BR बन गया, तो डेटर के लिए वो क्या बन गया, BP, बिल पेबल, क्योंकि उसको हमें भुगतान करना है। यहाँ पे हम अपनी बात करते हैं, हम अपने आप को लेके चलते हैं कि जब वो पर्सन द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि सामने वाले द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हम उसको भुगतान करने वाले हैं, हम उसको भुगतान करेंगे, तो वो क्या कहला जाएगा, एक बिल पेबल, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, फिक्स टाइम पीरियड के बाद भुगतान किया जाना है। याद रखने वाली बात है, ये दोनों ही करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, within the year, not more than 365 days, within the 365 days we have to pay
These are the liabilities, current liabilities, and those assets which denotes our benefits, economic benefits within the year. These are the current assets. ठीक है, तो ये दो टर्म थे बच्चे, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। अब हमारी नेक्स्ट हमारी बच्चे हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो न्यू टर्म है। अब ये तो था अलग, ये डिफरेंट, अब ये बेसिक टर्म है, आसान सी टर्म है, लेकिन है हमारी काम की टर्म जो कि आप सबको पता भी है। ट्रेड रिसीवेबल पेबल आप लोगों ने पहली बार सुना था, डेटर क्रेडिटर आप लोगों ने पहली बार सुना था, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल सॉरी डिस्काउंट जो हमारी न्यू टर्म है ये आप लोगों ने पहली बार सुना। लेकिन सुना पहली बार नहीं, लेकिन दिमाग में आप लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग मीनिंग इसके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम उसको अकाउंटिंग फॉर्म में डिस्काउंट का मतलब क्लियर करते हैं कि डिस्काउंट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। पहले बात करते हैं डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट क्या है। अब यहाँ पर कोई बोल रहा हो भैया कि हमने 100 रुपये की चीज़ में हमने 90 रुपये पे किए तो वो डिस्काउंट है। नहीं, वो डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट वो नहीं होता, वो एक प्रकार की रिपेट होती है। रिपेट, जब हम लमसम को सामान खरीद रहे होते हैं और हम उससे जो हमने मांगा हम उसको 90 रुपये दे के आगे 10 रुपये में उसको भुगतान नहीं करना पड़ा, तो वो डिस्काउंट नहीं है, वो रिपेट है। डिस्काउंट हमको यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट, ठीक है, पहले बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कहते हैं रिडक्शन इन प्राइस, प्रोडक्ट की कीमत में कटौती ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट पे टू द कस्टमर। जो कस्टमर द्वारा कंपनी को पे किया जाना है उस अमाउंट के प्राइस में कटौती। 10 रुपये की चीज़ थी, हमने बोला कितने की दोगे भाई, वो बोला कि चलो 10 की चीज़ आप हमें 9 दे देना। ध्यान रखिएगा, उसने बोला 10 की चीज़ें 9 दे देना, तो 1 रुपये उसने कटौती की, वो डिस्काउंट है। उसने हमसे 9 मांगे, हम उसको 8 दे के आए, तो वो डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट और रिबेट में अंतर होता है। हम शॉर्ट टाइम में पेमेंट करते हैं, कई बार हम उसको कम पैसा दे के चले जाते हैं तो सामने वाला हमें कुछ नहीं बोलता, उसको रिबेट बताते, वो डिस्काउंट नहीं बनता। डिस्काउंट वो है तो उसने सामने से पैसों की कटौती करके हमें उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया। तो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर के द्वारा पैसा पे किया जाने वाला है उस कीमत में कटौती करके जो अमाउंट आता है उस जो जिस अमाउंट की कटौती की जाती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को बच्चे आगे 2 भागों में बांटा गया, ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बच्चे पजल हो जाते हैं जब हम लोग अभी हम आगे जब प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे, हम लोग जब जर्नल एंट्रीज करेंगे बच्चे, तो जर्नल एंट्रीज में जब हम लोग रिकॉर्डिंग मतलब हम जब डाटा रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, उस समय बच्चे पजल हो जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को दिखाने में। वहाँ पर बच्चों को ये दिमाग में नहीं रहता कि हमें कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, पहले हम देख लें इसका मतलब क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर, रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू कस्टमर व्हेन, कब कीमत में कटौती, कब, व्हेन गुड्स एट, व्हेन कस्टमर बाय गुड्स एट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू। एग्जाम्पल मान लो कि हम लोग मैं क्या दुकान पे गया, मैंने बोला कि आप मुझे 10-10 रुपये वाले 10 पेन दे दीजिए, 10-10 रुपये वाले 10 पेन दे दीजिए। अब वो 10 पेन इकट्ठे ले रहे 10 रुपये वाले, तो वहाँ पर वो मुझसे मांगेगा भैया इसको मैं कितना दूँ, कितना उसको बोलूँगा, चलो ठीक है आप ऐसा कीजिए 9 रुपये पर हेड के हिसाब से दे दीजिए। तो वो जब बल्क क्वांटिटी में, जब कस्टमर द्वारा बल्क क्वांटिटी में या एक स्पेसिफिक बुक वैल्यू पे, स्पेसिफिक वैल्यू पे किसी प्रोडक्ट को खरीदने को तैयार हो जाता है, तो उस समय जो कटौती की जाती है उस रिडक्शन इन प्राइस को, उस कीमत की कटौती को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, उस कीमत की कटौती को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब एक बात याद रखने वाली है, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ। हमने 10 रुपये के पेन को, मान लो कि 10 रुपये की पेन को ग्राहक ने, कस्टमर ने 100 पेन परचेज कर लिए। 100 पेन परचेज करने के लिए आया, 10 रुपये का एक पेन था, बनता था कुछ, तो दुकानदार ने बोला चलो ठीक है भैया आप 7 रुपये के हिसाब से पे कर दो। तो 7 रुपये के हिसाब से उसने हमें 700 रुपये हमें दे दिए, 700 रुपये हमें दे दिए। अब दुकानदार जब उसको जिसने खरीदा कस्टमर क्या करेगा, वो 100 पेन का क्या करेगा, 100 पेन तो हम सारा साल में नहीं खरीदते,
सारा साल हमारे काम आता नहीं आता, इट मीन्स वो सेल्समैन है, वो एक इंटरमीडिएट सेल्समैन है जो हमसे मतलब एक कंपनी से माल ले जाकर आगे ग्राहकों को बेचने वाला है। वो 100 पेन तभी तो लिया उसने, अब वो 100 पेन लेके गया 700 रुपये के, उसने ग्राहक को बेचना है। 10 रुपये का पेन था, उसको 7 रुपये में पड़ा। अब सामने वाले को वो मान लो कि सामने वाला उससे पेन लेने आया, तो उसने सामने वाले को 10 का ना देकर 9 रुपये में दे दिया। उसका मार्केट प्राइस कितना था 10, लेकिन उसको कितने का पड़ा 7, क्योंकि उसने कंपनी से बल्क में खरीदा, बल्क क्वांटिटी में परचेज किया, तो उसको वो 7 रुपये का पड़ा। जब उसने आगे ग्राहक को देना बेचना शुरू किया, तो ग्राहक को उसने वो कितने का बेचा 9 रुपये का। कितने का बेचा 9 का। अब यहाँ पर बात आती है कि हम जो बुक्स में दिखाएंगे, वो दिखाएंगे क्या हम 10 दिखाएंगे, क्या हम 7 दिखाएंगे कि 9 दिखाएंगे? हम बुक्स में क्या दिखाने वाले हैं, वो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि हमने बुक में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है वो किस अमाउंट की करेंगे। मार्केट प्राइस 10 का था, लेकिन हमें कितने का पड़ा था 7 का। हमने उसको बेचा कितने का 9 का। तो हमारे लिए उसकी जो प्राइस कितने की पड़ी, हमारे लिए उसकी वैल्यू पड़ी 9 रुपीज़। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बाकी किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते। तो वहाँ पर जब ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है, तो एक बात याद रखने वाली है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बुक्स में उसी कीमत पर रिकॉर्ड किया जाता है जिस कीमत पर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, उस पर नहीं जो उसको डिस्काउंट जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट बुक में कभी भी लिखा था। रूल्स क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं किए गए। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट की बात आ रही थी। कैश डिस्काउंट नॉर्मली सभी के दिमाग में होगा, सभी जानते हैं कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं कि सर कैश पे करते इसमें जो हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है, मान लिया वो बात होती है, लेकिन नॉर्मली क्या माना जाता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेसमैन क्या मान के डिस्काउंट देता है, उसका मानना होता है कि टाइमली पेमेंट। भैया हम सामने वाले को सामान दे रहे हैं 9 रुपये का, सामने वाले को 9 रुपये का सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं आपको बाद में दूंगा। हम बोलते हैं ऐसा करो अभी हाथों हाथ दो 8 रुपये में लेके जाओ। शॉर्ट टाइम पेमेंट के लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश, ठीक है। शॉर्ट टाइम पेमेंट, हम टाइमली पेमेंट करवाने के लिए, हम ग्राहक से प्रोडक्ट की टाइमली पेमेंट करवाने के लिए हम जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये खास बात याद रखने वाली है, कैश डिस्काउंट सेल्समैन के लिए एक प्रकार का लॉस होता है। 9 रुपये की चीज़ वो 8 में दे रहे हैं ना, सामने वाले को क्या बोला भाई मैं 9 में दूंगा आपको, लेकिन क्योंकि उसको पेमेंट जल्दी थी तो बोलते चलो 8 में दे दो, तो 1 रुपये का और लॉस कर रहा हो, ठीक है, तो वो उसका लॉस होता है। लेकिन कस्टमर के लिए वो क्या आती है, इनकम क्या आती है। तो हम जब अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम हमारे लिए एक प्रकार के लॉस के रूप में और ग्राहक के लिए एक प्रकार की इनकम के रूप में वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्लियर, ये तो थी बच्चे डिस्काउंट की टर्म्स। अब हमारे पास टर्म है नेक्स्ट टर्म है बैड डेब्ट्स। बैड का मतलब बुरा, डेब्ट्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना था। बैड मतलब बुरा, डेब्ट्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना था। क्या बोलता है, अमाउंट नॉट रिकवर्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम डेटर। बिजनेस द्वारा जिनसे पैसा लेना था, जब उनसे पैसा ना मिले तब वो बन जाते हैं क्या, मान लो मुझे किसी से पैसा लेना है 100 रुपया, तो मुझे पैसा नहीं दे रहा, जब तक वो मुझे पैसा देने की गारंटी दे रहा तब तक मेरे लिए वो डेटर है। जब वो मुझे मना ही करते हैं कि मैं पैसा नहीं दे सकता, मुझे पैसा ना देने की कंडीशन क्या होती है, वो तो इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने किसी कंपनी को माल बेचा है, कंपनी हमें पेमेंट क्यों नहीं करेगी, कंपनी को पेमेंट करना, लेकिन क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट होगी, अब वो पे करने की स्थिति में नहीं है, उसको लॉस लग गया। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा पैसा डूबता है, वो पैसा जो हमें कस्टमर से डेटर से लेना है, जब वो पैसा ना मिले तो वो बैड डेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, बैड डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे टर्म में बच्चे वो है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट मैंने फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं करा, मैंने इसीलिए नहीं करा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारी जो टर्म्स हमारे सामने आने वाले थे, हमें इनका मतलब एग्जैक्ट पता होना जरूरी था, तभी हम बैलेंस को फर्स्ट चैप्टर को पढ़ पाते हैं। फर्स्ट चैप्टर को आप लोग पढ़ोगे जो उसके अंदर बैलेंस शीट वर्ड बार बार, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया, कई बार बोला गया,
कई बार इसका वर्ड इसको यूज़ किया गया, लेकिन हमें जब तक इसका मतलब ही नहीं पता होगा कि बैलेंस शीट होती क्या है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो है शुरू किया कि ये चैप्टर करेंगे, तब हम लोग वहाँ जाएंगे, तब हमें इन वर्ड्स का मतलब पता होगा तो वो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए किया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट देखिए एक प्रकार की स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। पहली बात, कभी भी आपसे पूछ लेते हैं बैलेंस शीट क्या, आप लोग कोई बच्चों ये मत बोल देना कि बैलेंस शीट इज अकाउंट, नहीं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, इट्स अ स्टेटमेंट, और कभी भी इसकी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, बनती है टी शेप में ही है। यही टी शेप जैसे नॉर्मल अकाउंट बनते हैं हमारे टी शेप में, उसी टी शेप में बैलेंस शीट भी बनती है, यही फॉर्मेट है बैलेंस शीट का भी। लेकिन इसकी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, इसकी एक साइड होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लायबिलिटी, एक साइड होती है जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, एक साइड होती है जिसको बोलते हैं क्या, लायबिलिटी, एक साइड एसेट्स। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ इंडिविजुअल, एक स्टेटमेंट जो एक इंडिविजुअल या फिर एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रही है, वो कहलाती है क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। विच कंसिस्ट, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, रिजर्व एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ इसके अंदर जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, वो सब चीज़ें हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी टर्म्स क्लियर होंगे बच्चे। मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक और वीडियो जिसके अंदर हम हमारे इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, हमारी सेकंड लास्ट है, इसको देखिए, समझिए, इसके अंदर हमारी बेसिक टर्म्स को, टर्म्स हमारी ट्रेड रिसीवेबल, पेएबल, टाइप्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स, एंड देन डिस्काउंट्स, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एंड देन बैड डेट्स एंड बैलेंस शीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग हमें कमेंट पे अपने मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।